हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहाँ पर छोड़ा था लेक्चर? हमेशा पहले एक क्विक रिव्यू लेंगे। 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे, खत्म कर चुके थे। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो रेस्पिरेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। उसमें काफी कुछ आपको लॉजिक भी समझना पड़ेगा कि क्या लॉजिक है। देखो, हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग। आप बोलोगे मैम इतना सब कुछ पढ़ लिया, अभी भी बाकी है। यस, स्टिल फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लेफ्ट। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स हम? ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट। ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से ब्रीदिंग होगी, किस कॉन्सेप्ट से बाहर की अच्छी एयर बॉडी के अंदर आएगी और बॉडी जो बेकार एयर प्रोड्यूस कर रही है उसे एटमॉस्फेयर में क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। ठीक है, कैसे समझोगे आप इसको? ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट मतलब हाउ बॉडी इज इनहेलिंग। इनहेलिंग मतलब अंदर लेना, इन लेना, इनटू लेना। हाउ बॉडी इज इनहेलिंग, इंट्रोडक्शन लिखा रही हूं, गुड एयर इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, हाउ बॉडी इज इनहेलिंग गुड एयर। ठीक है, एक काम करते हैं, इनसाइड आवर बॉडी नहीं लिखते हैं क्योंकि आवर बॉडी लिख लिया है। आवर बॉडी इज इनहेलिंग गुड एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर from the atmosphere। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा, ये तो बात हुई थी अंदर लेने की। अब बात करेंगे बाहर निकालने की, एग्जिट करने की, एक्सेल करने की। अगर बॉडी किस तरीके से एटमॉस्फेयर से अच्छी एयर बॉडी के अंदर लेती है, तो उसी तरीके से जब बॉडी कोई प्रोसीजर करेगी और उसके थ्रू जब वो बैड एयर निकालेगी तो उसे भी बॉडी कैसे एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होते हैं? ब्रीदिंग पे। ठीक है, एंड हाउ बॉडी exhale, how body exhale bad air into the atmosphere, ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेलेशन। पहले वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब टेकन इन द गुड एयर, टेकन इन द गुड एयर। और दूसरे स्टेप को क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। दूसरे स्टेप क्या बोलेंगे? एक्सेलेशन। इन मतलब इनसाइड, एक्स मतलब एक्सिट। इनहेलेशन अंदर ले लो, एक्सेलेशन बाहर निकाल दो। तो मतलब टेकन आउट द बैड एयर, टेकन आउट द बैड एयर। ठीक है, ले देके बात क्या आती है कि हमारा जो ब्रीदिंग वाला काम है, ब्रीदिंग मतलब सेल से बाहर गैसेस का एक्सचेंज करते रहो। सेल को गैसेस के एक्सचेंज के कांटेक्ट में मत आने दो, क्योंकि अगर वो गैस के कांटेक्ट में आ गया तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर देगा और वो स्टेप ब्रीदिंग ना रहकर किस में बदल जाएगा? रेस्पिरेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, यही सबसे बड़ा डिफरेंस भी होता है। ब्रीदिंग में कौन से स्टेप आ रहे हैं? इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन।
ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों कॉन्सेप्ट लगा रही हूं? कॉन्सेप्ट मतलब किसी ना किसी तरीके से ये प्रोसीजर हो रहा है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टेप है, जिस स्टेप के थ्रू इनहेलेशन भी होगा, सांस अंदर ली जाएगी, और उसी स्टेप से एक्सहेलेशन भी हो जाएगा, सांस को आप बाहर भी छोड़ दोगे। ठीक है, देखो ये जो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसमें हमारी बॉडी का कहां से कहां तक कांटेक्ट होता है। देखो इसमें ये मान लो कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से होकर नेजल कैविटी को क्रॉस करके, आपके फेरिंग्स को क्रॉस करके, देन ट्रैकिया, ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, बस लंग तक, उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे जाओगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स में आई होगी, उसके बाद ही तो एल्वियोलाई में गई होगी ना, और कहीं ना कहीं CO2 सबसे पहले एल्वियोलाई से लंग्स में आएगी, तभी तो लंग्स से क्या होगी, वो आउटटेक होगी, एक्सेल होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लंग्स के आसपास कोई ऐसी चीज बिठाऊं कि लंग्स छोड़ भी दें और अंदर भी ले ले, लंग्स CO2 को बाहर भी निकाल दें और ऑक्सीजन को क्या करें, अंदर ले ले। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, लंग्स के आसपास घूमेगा। किसके आसपास घूमेगा स्टूडेंट्स? लंग्स के आसपास घूमेगा। देखो ये क्या था, आपका डायग्राम था ट्रैकिया, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंकस, ये आपका राइट लंग था और ये आपका लेफ्ट लंग था। ठीक है, इसके नीचे आपका होता है डायफ्राम। दिस डायफ्राम, ये एक्चुअली डायफ्राम ही बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। ये डायफ्राम है, इसलिए आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पा रहे हो। देखो आपका डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक ऐसे बीचों बीच मस्कुलर सेप्टम होता है। सेप्टा मतलब जो दीवार मान लो जो दो चीजों को डिवाइड करता है। मस्कुलर मतलब इसके अंदर मसल्स हैं, इसके अंदर मूवमेंट करने की पावर है, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एक्सपैंड हो सकती हैं, और इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या करोगे, करवा पाओगे। उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगी, अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं। डायफ्राम इज अ मस्कुलर सेप्टम विच डिवाइड्स आवर थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था दिस इज आवर हेड, ये पसली का रीजन, थोरैक्स का रीजन, और ये कमर का, एब्डोमेन का रीजन। तो थोरैक्स और एब्डोमेन को बीचों बीच एक मस्कुलर सेप्टम काट देता है, दो में डिवाइड कर देता है। मतलब थोरैक्स को आप एब्डोमेन से डिफरेंशिएट कर सकते हो बीच में एक मस्कुलर सेप्टम डायफ्राम को डालकर, और इस डायफ्राम की जो मूवमेंट होगी, उसकी मसल्स की मूवमेंट होगी, उसकी वजह से आप एयर को बॉडी के अंदर ले पाओगे, मतलब O2 को अंदर ले पाओगे और CO2 को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। मतलब डायफ्राम is actually a very important structure in proceeding this process of breathing, that is inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डायफ्राम a very important muscular structure, a very important muscular structure dividing the thorax region of body from the abdomen region, thorax region of the body from the abdomen region, from the abdomen region। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर सेप्टम है जो आपके थोरैक्स को एब्डोमेन से तोड़ देता है। ठीक है, दैट मीन्स डायफ्राम having muscles, diaphragm having muscles, ठीक है, ड्यू
to which it show movement. मूवमेंट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. ठीक है, बात क्या हुई? डायफ्राम हैविंग मसल्स, ओके फाइन, ड्यू टू विच इट शो मूवमेंट. क्यों मूवमेंट करेगी? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगी, तो उसकी वजह से डायफ्राम क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. अब क्या बात होगी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, due to movement of diaphragm, procedure of inhalation and exhalation takes place. डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से या डायफ्राम में लगी हुई मसल्स के मूवमेंट की वजह से डायफ्राम मूवमेंट करता है. इस वजह से आप ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हो और CO2 को बाहर निकाल पाते हो. ठीक है, एक्सहेलेशन ऑफ टेक्स प्लेस. अब देखो, अभी मैंने क्या है आपको आधी अधूरी बात बताई है. आप बोलोगे ठीक है मैम, मसल्स का मूवमेंट करवा लो, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा लो और डायफ्राम का मूवमेंट करा लो. पर एक्चुअली डायफ्राम के मूवमेंट से क्यों ऑक्सीजन अंदर आ रही है? मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से कोई ना कोई चेंजेस हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर चेंजेस हो रहे होंगे. और जहां पर गैसेस की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेशर. हाई कॉन्सेंट्रेशन से हाई प्रेशर रीजन से एकदम वो लो कॉन्सेंट्रेशन और लो प्रेशर रीजन में क्या हो जाती है? डिफ्यूज कर जाती है, मूवमेंट कर जाती है. मेरे को मूवमेंट ही तो कराना है. बाहर ऑक्सीजन जाता है, अंदर भेज दो. अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर भेज दो. मतलब डायफ्राम की मसल्स की मूवमेंट की वजह से कोई ना कोई एयर प्रेशर का चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं और इन एयर प्रेशर के चेंजेस की वजह से आपकी गैसियस एक्सचेंज, इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हो रहा है. इसको मैं बताऊंगी, इतना नोट डाउन करिए. स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम क्या करते हैं, दो ब्लॉक बनाएंगे, इधर इनहेलेशन इधर एक्सहेलेशन. कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तो प्रेजेंटेशन भी शानदार होगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, मेंटली भी बहुत खुश रहोगे. जब मार्क्स अच्छे आते हैं ना, बहुत खुशी होती है. उस दिन तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, फट से लोग बोलेंगे पड़ोसी मिठाई खिलाओ, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. तो अगर आप डिफरेंस के फॉर्म में देखोगे तो रिवीजन पर्पस से हमेशा आगे रहोगे. ठीक है, इस तरीके से लिखने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जाएगा. ठीक है, तो पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इनहेलेशन. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनहेलेशन. और इधर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सहेलेशन. बात समझ आई स्टूडेंट्स? चलिए, पॉइंट नंबर 1, इनहेलेशन. देखो, इनहेलेशन करवाना है मतलब अच्छी गैस, अच्छी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या करनी है? बॉडी के अंदर लेनी. तो पहला कॉन्सेप्ट क्या लूंगी भाई? पहले इनहेलेशन का मतलब तो समझो. क्या कर रही हूं? इनटेक ऑफ गुड एयर, intake of good air, that is oxygen, from the atmosphere. From the atmosphere. ठीक है, इसका अपोजिट होगा एक्सहेलेशन. क्या करूंगी? आउटटेक
ऑफ बैड एयर, आउटटेक ऑफ बैड एयर। देखो यहां पर गुड एयर क्या थी, ऑक्सीजन, यहां पर बैड एयर क्या है, CO2, ठीक है। वहां पर क्या था, एटमॉस्फेयर से ली थी, यहां पर एटमॉस्फेयर को दूंगी, टू दी एटमॉस्फेयर। एक छोटा सा अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। ये क्या है, ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब ये अर्थ है, और अर्थ के बाद अर्थ के चारों ओर एक एयर का क्या है, ब्लैंकेट है, जिसको मैंने एटमॉस्फेयर बोला, और ये भी क्या है, मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है, ये भी क्या है, बॉडी है। ऐसे ही समझो स्टूडेंट्स, यहां पर मूवमेंट किसका करा रही हूं, ऑक्सीजन का करवा रही हूं। यहां पर कौन सी गैस का मूवमेंट करा रही हूं मैं, CO2 का करवा रही हूं, ठीक है। अब मूवमेंट कहां होगा, कैसे मूवमेंट कराऊंगी, एटमॉस्फेयर से टुवर्ड्स द बॉडी, इधर फ्रॉम बॉडी टू टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। बात क्लियर हुई इतनी, चलो। अब ये काम करवाने के लिए मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के जस्ट जो मेरा लंग्स खत्म होता है, लंग्स के नीचे मेरे पास एक स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, मस्कुलर सेप्टम, विच इज कॉल्ड डायफ्राम, विच इज कॉल्ड डायफ्राम। अब देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होगा, पहले समझो। इनहेलेशन करवाने के लिए, बाहर की ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर करवाने के लिए जो डायाफ्राम होता है, वह डायाफ्राम क्या, मस्कुलर सेप्टम है, एक सेप्टा है, एक दीवार की तरह स्ट्रक्चर है, और दीवार पे मसल्स की फुल सप्लाई है, ठीक है। मसल्स ही मसल्स भरी हुई है, मसल्स मूवमेंट कर रही है, तो डायफ्राम मूवमेंट कर रहा है। इनहेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, आपका ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे पुल हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, पुल हो जाता है, खसक के आ जाता है। भाई आपका डायफ्राम है, मसल से मैंने इसे सिकुड़ दिया, सिकुड़ने का मतलब है डायफ्राम को मैंने नीचे खींच दिया ना। मसल्स को खींचो या डायफ्राम को खींचो, क्योंकि डायफ्राम तो मसल्स का बना हुआ है, तो ले दे के कोई भी काम करेगा फर्क डायफ्राम पे पड़ेगा। मैंने मसल्स को खींच के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो खींचने की वजह से आई पुल डाउन, मैंने डायफ्राम को क्या करा, नीचे खींच लिया। नीचे खींचने की वजह से क्या हो गया, जो आपकी थोरैक्सिक कैविटी है, भाई ऐसे मान लो कोई चीज ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी थोरैक्सिक कैविटी है और ये मस्कुलर सेप्टम डायफ्राम है। मैंने इसकी मसल्स को क्या कर लिया, नीचे खींच लिया कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। थोरैक्सिक कैविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया है, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। थोरैक्सिक कैविटी मतलब थोरैक्स के अंदर एक खाली जगह मौजूद है, जिसको आपने थोरैक्सिक कैविटी बोला। खाली जगह मौजूद है तो उस खाली जगह में आप सामान भर सकते हो, स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को एकोमोडेट कर सकते हो। उस थोरैक्सिक कैविटी में आपके लंग्स बैठे हुए हैं। थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जहां वॉल्यूम बढ़ता जाएगा लंग्स के अंदर, उतना ही गैस का प्रेशर कम होता जाएगा। बाहर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में कम है, फट से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाएगी और इनहेलेशन का प्रोसीजर क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा। इजी है। अब आप क्या करो, अभी तो मैं समझा रही हूं, एक एक पॉइंट लिखाऊंगी भी, डबल रिवाइज हो जाएगा। एक्सहेलेशन में बिल्कुल अपोजिट कर दो, डायफ्राम को क्या कर दो, उसकी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, अपनी पोजीशन पे वापस छोड़ दो। डायफ्राम फिर से ऊपर क्या हो जाएगा, आके बैठ जाएगा, मतलब उसको क्या पुश मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। यहां तो पुल किया था नीचे के लिए, यहां पर पुश हो गया एक्सहेलेशन में। पुश होने की वजह से आपका डायफ्राम वापस से ऊपर आ गया, तो जो बड़ी हुई थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम था वो ओरिजिनल पोजीशन पे गेन हो गया, मतलब पहले वाले की कंपैरिजन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम थोरैक्सिक कैविटी का कम हो गया तो लंग्स का भी कम हो गया। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। अभी तो पहले ऑक्सीजन आई थी, सेल को पहुंच के यूटिलाइज हो गई होगी, CO2 बहुत सारा बन गया होगा, CO2 भर के पड़ा हुआ है आपके लंग्स में।
अब आपको एक्सहेलेशन करवाना है। सारे फैक्टर्स आपके लिए बिल्कुल क्या हो गए, सेटिस्फैक्टरी हो गए हैं। लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है, फट से CO2 लंग से निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और एक्सहेलेशन का प्रोसीजर क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस हो जाएगा। मतलब आपको ब्रीदिंग कराने के लिए ये सब चीजें तो जरूरी है ही, लेकिन अगर मैं एक डायफ्राम को हटा दूं ना तो कोई भी दुनिया की पावर आपका ब्रीदिंग प्रोसीजर नहीं करवा पाएगी। डायफ्राम जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, इनहेलेशन नहीं होगा। जब उसकी मसल्स वापस से रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी, एक्सहेलेशन भी नहीं होगा। मतलब डायफ्राम इज द मोस्ट वाइटल organ for my respiratory system to proceed the breathing procedure। ठीक है, ये जब तक नहीं होगा रेस्पिरेशन नहीं होगा, जब तक ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लोगे क्या खा के यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी करवा पाओगे। मतलब डायफ्राम है तो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग है जब जाके रेस्पिरेशन का काम हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, Here muscles of diaphragm, here muscles of diaphragm contracts। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर करवाने के लिए क्या करूंगी, here muscles of diaphragm relaxes, या हम कह सकते हैं एक्सपैंड, कुछ भी बोलो। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम में किसी तरीके का मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा। डायफ्राम नीचे की तरफ पुल डाउन हो जाएंगे, मतलब उनका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। So diaphragm get pulled down। मतलब अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है डायफ्राम का और उस पे ऐसी मसल्स लगी हुई हैं तो आपने मसल्स को क्या है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वीज कर दिया, तो ये जो थोड़ा सा ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर था ये क्या हो गया, नीचे जाकर बैठ गया, ये नीचे आ गया ना डायफ्राम। ठीक है, और यहां पर अपोजिट क्या होगा, इधर तो सब कुछ रिलैक्स हो गया है। सो डायफ्राम गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ऐसे था, अब आपने क्या कर दिया, मसल्स को रिलैक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, वापस से ऐसे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब एक काम करिए, पहले आप इतने डिफरेंसेस नोट करिए, फिर मैं आगे आपको लिखाती हूं। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया, चलिए अब आगे के डिफरेंसेस को फॉलो करते हैं। अब क्या होगा, अब मूवमेंट्स होंगे थोरैक्सिक कैविटी, लंग्स के, और उनमें वॉल्यूम और एयर का क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर क्या छोड़ा था, डायफ्राम पुल डाउन हो गया है, उसके पुल डाउन की वजह से क्या होगा, एरिया या वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक कैविटी इंक्रीजेस। थोरैक्स के अंदर खाली जगह थोरैक्सिक कैविटी, उसके अंदर क्या अकोमोडेट है, लंग्स। सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां पर लिखेंगे एरिया एंड वॉल्यूम of thoracic cavity
कम्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन, मतलब इसके कंपैरिजन क्या हो रही है, डिक्रीज। डिफरेंस में क्या है, डिक्रीजेस लिखेंगे, अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, थोरैक्सिक कैविटी डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह पड़ी हुई है, और प्रेशर मतलब उसमें गैस का कितना प्रेशर में दबाव अप्लाई करवा सकती हूं, प्रेशर। तो यहां पर क्या हो गया, लंग्स में वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया है। इधर क्या हो गया, वॉल्यूम ऊपर जाने का एरो मतलब बढ़ गया है, और घटने का, नीचे जाने का मतलब एरो मतलब घट गया है। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, मतलब प्रेशर इनसाइड। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन क्यों अंदर है, CO2, भाई ये तो फालतू के क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट है। पहले ऑक्सीजन अंदर आएगी जब तो बॉडी में काम करवा के CO2 प्रोड्यूस होगी, तो इनहेलेशन में हमेशा ऑक्सीजन ही आएगी, CO2 नहीं आएगी। हम कभी CO2 को खुद से इनहेल नहीं करते, CO2 हमारी खुद की बॉडी बनाती है और उसे इसलिए बाहर निकालते हैं। प्रेशर इनसाइड दी लंग्स डिक्रीजेस, सो एयर मतलब ऑक्सीजन रशेस इनसाइड द लंग्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लंग्स के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। अब इसी के अपोजिट में बात करेंगे, यहां पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या है, डिक्रीज हो गया है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इधर वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया, इधर वॉल्यूम घट गया, प्रेशर बढ़ गया। ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, प्रेशर। बात समझ में आई? तो यहां हमने लिखा था प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, सो एयर रशेस इनसाइड द लंग्स। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रेशर इनसाइड, बिल्कुल अपोजिट, प्रेशर इनसाइड लंग्स increases, so air मतलब CO2 rushes outside the lungs। बात समझ आई? मतलब यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई, सॉरी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं चली गई, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ गई। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूं मैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिखो आप तो। ठीक है, और यहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर को क्या मिल गया, एटमॉस्फेयर को CO2 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आई? कोई डिफिकल्टी? मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी, क्योंकि बहुत इजी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। मान लो अगर आप फिजिक्स से बोर होते हो तो यू कैन लिंक योर फिजिक्स विद द बायोलॉजी। मैं फिजिक्स की टीचर नहीं हूं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा भी नहीं सकती, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा सकती हूँ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ स्टूडेंट्स। पहली बात, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस यहां पर पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर का टॉपिक है, जो सेकेंड लाइफ, भाई पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन खत्म, बहुत खुशी की बात है। रेस्पिरेशन आज खत्म, डबल खुशी की बात है। ठीक है, इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट। बट
अभी जो तीसरा लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा एक्सक्रीशन। उन दोनों के बाद तो धमाली मच जाएगा, क्योंकि हमने अपने 10th क्लास का जो चैप्टर है, 10th क्लास के चैप्टर में जो सबसे टफेस्ट चैप्टर था, जो सबसे बड़ा चैप्टर था, वो क्या है, लगभग उसका 50% पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।